कहानी की शुरुआत चेन्नई की एक सुनसान जगह से होती है, जहाँ एक नकाबपोश इंसान अपनी गाड़ी से आता है। उसकी गाड़ी में किसी इंसान की लाश होती है, जिसे वो पेट्रोल डालकर बुरी तरह जला देता है। और लाश इस तरह से जल जाती है ना कि पता करने पे पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान था कौन जिसको जलाया गया। लाश पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन अब देखना यह है दोस्तों कि पुलिस अपराधी तक पहुँच पाती है या नहीं। दूसरी तरफ हम एक बैंक का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ बदमाश लोग चेहरे पे मास्क लगाए हुए घुस आते हैं और बंदूक की नोक पर सभी को बंदी बनाते हुए सारा पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। मैनेजर डर के मारे लॉकर खोलकर उन्हें पैसे दे रहा होता है। एंड तभी मौका देखकर सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही एक बंदे पर हमला करके बंदूक छीनने की कोशिश करता है ना, तभी वो बदमाश आदमी गार्ड को वहीं शूट करके मार डालता है और पूरा बैंक खाली करके सारे गुंडे वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब इसकी खबर जैसी असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद को लगती है, वो तुरंत हरकत में आ जाता है। वो कोई भी छानबीन किए बगैर ही सीधे उन बदमाशों के ठिकाने पर पहुँच जाता है। एंड उसे देखकर सभी हैरान कि इसको हमारी लोकेशन कैसे मिल गई। तो अरविंद कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, हकीकत है। तुम लोगों ने इससे पहले भी मास्क लगाकर बैंक लूटे हैं, इसलिए हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने बैंक में रखे ज्वेलरी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए थे, जिसे तुम लोग यहाँ चुरा कर लेकर आ गए। और देखो तुम्हारी बारात में दूल्हा बनकर मैं आ गया। इसके बाद तो वो सभी बदमाशों को ऐसे ढोल की तरह बजाता है ना कि सबके सब खत्म, हालत खराब हो जाती है। और फिर अच्छे से हाथ साफ करने के बाद अरविंद बाकी पुलिस वालों को बुलाकर इन सभी को अरेस्ट करवा लेता है। हाँ दोस्तों, अरविंद की बात की जाए तो आज तक उसका रिकॉर्ड है कि वो जिस भी केस पर काम करता है ना, उसने वो सारे केसेस सॉल्व किए हैं। और वो सारे केस जिन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, उन्हें ये बड़ी आसानी से सुलझा देता है। इसी वजह से लोगों के बीच ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है। और अब देखते हैं कि अरविंद का ये रिकॉर्ड बरकरार रहता है या नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों, वो नकाबपोश हत्यारे एक के बाद एक करते हुए कई लोगों को मारकर उनको जलाए जा रहे होते हैं। उनकी हत्या करने की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी होती है और सभी को हत्यारे ने बिल्कुल एक ही तरह से जलाकर मारा होता है। इस केस पर काम कर रहा होता है ऑफिसर कुमार, जिसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि अपराधी कौन है, क्या कर रहा है। यहाँ तक कि विक्टिम्स की पहचान तक नहीं हुई है। इस वजह से होता यह है कि ऊपर से भी केस को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और तब एक रात किसी अनजान नंबर से कुमार को फोन करके एक लोकेशन पर बुलाया जाता है, ये कहते हुए कि वहाँ पे एक और लाश मिली है। पर वहाँ जाते ही उस नकाबपोश की गाड़ी अचानक से कुमार की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है और उससे बचने की जैसे कुमार कोशिश करता है, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिस वजह से तुरंत कुमार को एडमिट करवाया जाता है। कुमार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस केस पर दोबारा काम कर सके, इसीलिए इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अरविंद को दी जाती है। ये सबसे खतरनाक केस मिला था दोस्तों अरविंद को, क्योंकि आज से पहले ऐसा केस कभी पुलिस वालों के सामने नहीं आया था। अरविंद के साथ एक असिस्टेंट भी होता है मनोहर नाम का, जो कुमार के साथ इस केस में शामिल था। तो मनोहर अरविंद को केस से जुड़ी सारी चीजें बताता है कि अपराधी ने तो नाम के बराबर ही कोई सबूत नहीं छोड़ा है, ऐसा लगता है उसे पकड़ना नामुमकिन है। और अरविंद कहता है कि पता है, परफेक्ट क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हमारे नजर को धोखा होता है, सामने की चीजें हम अनदेखा कर देते हैं। तभी मनोहर को उसके घर से फोन आता है, तो वो तुरंत वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसका छोटा सा बेटा खाना खाने को तैयार नहीं था। मनोहर अरविंद से कहता है कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, तब से मेरा बेटा उदास रहता है। मैं सारा दिन काम पे रहता हूँ तो टाइम नहीं लगता, और मुझे डर है कि अगर कहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा बेटा चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना होगा। अब अगले दिन में अरविंद जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वो रास्ते में गाड़ी को रुकाकर उससे लिफ्ट मांगता है। लेकिन गाड़ी में बैठी संजना नाम की लड़की को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है कि ये दिमाग खराब करने क्यों आ गई। दोस्तों, यहाँ से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई ये बताया जा सके। तो उस समय संजना एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी, क्योंकि वहाँ उससे मिलने एक लड़का आने वाला था, जिसे उसके माता पिता ने शादी के लिए चुना हुआ था। संजना को तो पता था कि वो लड़का ग्रे शर्ट पहना होगा, इसीलिए वो उसी ग्रे शर्ट वाले बंदे के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। और वो कोई और नहीं अरविंद ही था। उसकी शर्ट देखकर संजना उसको ही वो लड़का समझ लेती है, जबकि वो लड़का कोई और था दोस्तों, जिससे उसकी शादी की बात चल रही थी मतलब। और देखते पहली नजर में उसको अरविंद से प्यार हो जाता है, और अरविंद भी उसको कहता है कि देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ आई हो। पर संजना तो उसके पीछे पड़ चुकी होती है कि अब तुम चाहे जो भी हो, मैं तो तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं जो अरविंद को ही मारने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इन गुंडों के बॉस को अरविंद ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। और अरविंद यहाँ भी उन सभी की मस्त धुलाई कर देता है। और तब संजना को पता चलता है कि अरविंद तो एक पुलिस वाला है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा उस पर लट्टू हो जाती है। लेकिन अरविंद उसको इग्नोर करके चला जाता है चुपचाप। एंड यहाँ से प्रेजेंट टाइम पे दूसरा कोई रास्ता न होने पर उसे संजना से ही लिफ्ट लेनी पड़ी, जिससे संजना की तो खुशी का ठिकाना ही रहता। आगे दोस्तों, वो नकाबपोश बस स्टॉप पर बैठे एक बंदे के पास आता है और पहले उसे बिजली का झटका देकर बेहोश करता है और अपनी वही ओल्ड मॉडल मर्सिडीज में डालकर उसे वहाँ से लेकर जाता है, बिल्कुल एक साइकोपैथ किलर की तरह, जिसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। तो अगली सुबह उस बस स्टॉप वाले बंदे की भी जली हुई लाश बंद फैक्ट्री पे बरामद मिलती है। लाश को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है और यहाँ मिलता है इस केस का सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, क्योंकि लाश के अंकल की सर्जरी हुई थी, तो लाश के अंदर से सर्जरी प्लेट डॉक्टर्स को मिल जाते हैं, जिसमें कंपनी का नेम भी लिखा होता है और इसकी मदद से ये किसकी लाश है इसका पता लगाया जा सकता है। तो अरविंद तुरंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलकर उस सर्जरी प्लेट के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर कहता है इस कंपनी ने इस तरह के प्लेट टोटल 40 ही बनवाए थे। मैं दूसरे हॉस्पिटल से बात करके जिनको भी ऐसे प्लेट्स लगे थे उनकी डिटेल्स आपको सेंड करता हूँ। ये सुनकर अरविंद उसका धन्यवाद करता है। दोस्तों, उसी हॉस्पिटल में अरविंद को मनोहर भी नजर आता है, जो डॉक्टर से कुछ बात करके बड़ा परेशान होकर हॉस्पिटल से चला जाता है। अरविंद बिना मनोहर को बताए डॉक्टर से पूछता
पूछता है कि आखिर मनोहर को हुआ क्या है। तो डॉक्टर बताता है कि उनको एक अजीब दिल की बीमारी है जिसके लिए जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी, लेकिन अफसोस कि उनका डोनर नहीं मिल रहा। जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। बेचारे अरविंद को ये सुनकर बड़ा बुरा लग जाता है कि मनोहर को अपने बेटे की इतनी टेंशन है कि वो खुद ही दुनिया से जाने वाला है। बताओ दोस्तों, अब डॉक्टर उन 40 लोगों की डिटेल्स अरविंद को भेज देता है। उनकी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ने के बाद अरविंद 7 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जिस पर उसे शक हो कि शायद इनमें से वो इंसान होगा जिसको जलाया गया है। तो एक के बाद एक करते हुए वो सभी 7 लोगों से मिलने जाता है। 6 लोग तो जिंदा होते हैं, पर जब वो 7वें नंबर के बंदे शुभंकर के पास जाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि वो भी जिंदा है दोस्तों, और उसके अंकल में सर्जरी के निशान भी है। तो अरविंद उससे पूछताछ करता है, लेकिन जब भी वो शुभंकर से कुछ सवाल करता है तो वो थोड़ा थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मानो कि कुछ छुपा रहा हो। तो अरविंद उसे पानी लाने भेजकर घर की अच्छे से तलाशी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में दोस्तों एक और इंसान की जली हुई लाश मिलती है। अब फॉरेंसिक डॉक्टर्स के मुताबिक ये लाश एक लड़की की है जिसको कोई पहचान नहीं है, मतलब कोई नहीं पहचान पा रहा है, न ही किसी ने लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन तब अरविंद को एक भिखारी के बारे में पता चलता है जो अजीब चीजें बड़बड़ा रहा होता है कि कल रात बस स्टॉप के पास एक नकाबपोश ने लड़की पे हमला किया और गाड़ी में डालकर लेकर चला गया। तो अरविंद भिखारी से कहता है, क्या उस लड़की को पहचानते हो तुम? भिखारी कहता है, मैंने पहले भी देखा है, वो डेली स्कूटर से आया जाया करती थी। ये सुनकर अरविंद हैरान कि जब लड़की के पास स्कूटर है तो वो बस स्टॉप पर क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूटर खराब हो गई हो जिस वजह से उसको बस लेने के लिए बस स्टॉप पर आना पड़ा, और इसीलिए हो सकता है कि उसने आसपास ही कहीं स्कूटर बनाने के लिए दिया हो। तो वो भी दोस्तों आसपास के गैराज में जाकर स्कूटर के बारे में पता करता है। तो एक लड़की की स्कूटर उसको मिलती है। गैराज वाला कहता है कि उस लड़की ने कहा था कल सुबह स्कूटर लेकर जाएगी, पर अभी तक वो आई नहीं। इसलिए दोस्तों अरविंद उस स्कूटर को चेक करता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स की मदद से जिसका स्कूटर था ना, मतलब जिस लड़की का, उसका नाम और पता दोनों मिल जाते हैं। लड़की का नाम था मीरा, इसीलिए अरविंद मीरा के घर जाता है। लेकिन वहाँ आने के बाद उसे घर में मीरा दिखाई देती है दोस्तों। ये देखकर वो अगेन हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक कांस्टेबल कहता है, कल ये लड़की पुलिस स्टेशन आई थी अपने कुत्ते की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने, पर घर को चेक करने के बाद अरविंद को पता चलता है कि इस घर में कुत्ते से जुड़ी कोई चीज मौजूद थी नहीं। इसका मतलब मीरा झूठ कह रही है, उसके पास कोई कुत्ता था ही नहीं। तो फिर वो रिपोर्ट किस चीज की दर्ज करवाने गई थी पुलिस स्टेशन? तो वो मीरा से कहता है कि सच बताओ, क्या छुपा रही हो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो बाकी ऑफिसर्स को घर में मीरा की कुछ फोटोज मिलती है, जिससे अरविंद को पता चल जाता है कि मीरा की एक जुड़वा बहन भी है और ये दोनों ट्विन नाम के स्कूल में पढ़ते थे। इसका मतलब जिससे चलाया गया वो मीरा थी, पर अब उसकी जुड़वा बहन खुद को मीरा बता रही है। इसीलिए मीरा की बहन और शुभंकर दोनों को पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए बुलाता है, क्योंकि शुभंकर के घर से भी उसको एक फोटो मिली थी, जिससे अरविंद को पता चलता है कि बचपन में वो भी उसी ट्विन स्कूल में पढ़ा करता था। उसका भी एक जुड़वा भाई है। हो सकता है कि दोनों का कुछ न कुछ कनेक्शन हो। तो शुभंकर से थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद वो सारी चीजें बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि मेरा जुड़वा भाई था जिसका नाम था शुभंकर, उसी का ऑपरेशन हुआ था। इसके सर्जरी प्लेट के बारे में आप पूछ रहे थे ना, वो वही था। कुछ दिन पहले मुझे गंदा नंबर से वीडियो कॉल आया जिसमें एक नकाबपोश ने मेरे भाई को बंदी बना के रखा हुआ था। उसने धमकी देकर कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो उसने मुझे सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाया, जहाँ एक इंसान के ऊपर कपड़ा डालकर उसे वहीं बांध के रखा हुआ था। तो नकाबपोश ने कहा कि वहाँ जो गन रखी हुई है उससे उस इंसान को शूट कर दो, वरना तुम्हारा भाई मर जाएगा। तो मैं भी मजबूरी में आकर उसको गोली मार दिया। और जब घर आया तो उस नकाबपोश ने मुझे वीडियो भेजी, और उस वीडियो से मुझे पता चला कि जिस इंसान को मैंने शूट किया वो मेरा ही भाई था। उस नकाबपोश ने मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। उस वीडियो के जरिए उसने मुझे धमकी दी कि मुझे अब से मेरे भाई शुभंकर की पहचान लेनी होगी। दुनिया से कहना है कि मेरा कोई जुड़ा भाई नहीं था, और ये बात अगर मैंने गलती से पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो वीडियो भेजकर मुझे ब्लैकमेल करके जेल भेज देगा, जो उसने मुझसे कहा। इसलिए पहली बार मैंने आपसे झूठ कहा कि मैं ही शुभंकर हूँ। सेम यही कहानी दोस्तों मीरा की बहन भी बताती है कि उसने अपने ही हाथों अपनी बहन को मार दिया। तो कहती मैंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, पर वो नकाबपोश ने मुझे तुरंत रोक दिया कि अगर पुलिस के पास गई तो तुम भी मरोगी। हर टाइम वो मुझ पे नजर रखता है, इसलिए मैं कुत्ते की झूठी रिपोर्ट लिखवा कर घर आ गई ताकि पुलिस को शक न हो। तो अरविंद कहता है, क्या तुम दोनों का कोई कनेक्शन है? क्योंकि मुझे लगता है कि नकाबपोश तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना परफेक्ट प्लान बनाया। तो वो दोनों कहते हैं कि हम और हमारे जुड़वा भाई बहन उसी ट्यून स्कूल में पढ़ते थे। अरविंद कहता है, क्या तुम लोगों को किसी पे शक है, कोई ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन हो जिसने गुस्से में ये सब किया हो? तो दोनों कहते हैं कि बेंजामिन नाम का लड़का पढ़ता था हमारी क्लास में, हमें उस पर शक है। अब दोस्तों अरविंद को मीरा की बहन के मोबाइल से संजना की फोटो भी मिलती है। मीरा की बहन बताती है ये भी अपनी जुड़वा बहन के साथ उसी ट्यून स्कूल में पढ़ा करती थी। अरविंद के शक के सुई दोस्तों उसे ट्यून स्कूल पर जाकर अटक जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक जितने भी लोगों को जलाकर मारा गया हो वो सभी एक ट्यून स्कूल वाले हैं। हो सकता है ट्यून स्कूल में सिर्फ जुड़वा बच्चे पढ़ते थे। नकाबपोश ने सभी जुड़वा लोगों के साथ ऐसा किया, उनके भाई बहन को मरवा कर केस दबा दिया। तभी तो ना कोई लापता होने की खबर आई और ना ही विक्टिम की पहचान सामने आ रही थी। इसीलिए दोस्तों अरविंद जाता है ट्यून स्कूल ताकि बेंजामिन के बारे में जान सके कि वो है कौन और कहीं सच में वही हत्यारा तो नहीं है। अब अरविंद ट्यून स्कूल आकर वहाँ की प्रिंसिपल दीपिका से मिलता है और उन्हें बेंजामिन के बारे में सारी चीजें बताने को कहता है। तो दीपिका बेंजामिन के बारे में बताना शुरू करती है। तो दोस्तों असल में दीपिका और उनके पति ने मिलकर एक स्कूल खोला जिसमें सिर्फ 3 बच्चे पढ़ा करते थे। उन्होंने खास ऑफर भी रखा कि सिर्फ एक स्टूडेंट की फीस पर वो 2 भाइयों को पढ़ाएंगे, मतलब जुड़वा लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसे एक दिन की बात है, चेन्नई में बच्चों का चेस कंपटीशन था। दीपिका भी अपने स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ गई थी। उस कंपटीशन को बेंजामिन ने जीता था। बेंजामिन का एक जुड़वा भाई था फ्रांसिस, वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तो
तो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दीपिका के पति को लगा कि ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, बेंजामिन चेस में मास्टर है और फ्रांसिस पढ़ाई में बहुत ही अच्छा। अगर ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में रखेंगे तो स्कूल का नाम रोशन होगा। तो उन्होंने बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों को अपने ट्विन स्कूल में एडमिशन करवा दिया। न सिर्फ उन्हें फ्री में पढ़ाया बल्कि रहने के लिए उन्हें हॉस्टल भी दिया, जिसकी वो कोई फीस नहीं लेते थे। यहाँ कर दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। कुछ टाइम के अंदर अपने टैलेंट से दोनों भाई सारे टीचर्स के फेवरेट हो गए। यहाँ तक कि बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको डांट लगाकर बेंजामिन और फ्रांसिस जैसा बनने को कहते, क्योंकि इस बच्चों को पसंद नहीं आती थी। इसलिए बच्चों को बेंजामिन और फ्रांसिस से जलन होने लग गई। सारे बच्चों ने उन दोनों से बात करना तक बंद कर दिया और फ्रांसिस को एक अजीब बीमारी थी, उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो बेंजामिन कभी भी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ता था। मतलब बेंजामिन के लिए उसकी जिंदगी था उसका भाई। और एक दिन जब सारे बच्चों को लैब लेकर जाना था तो आधे जुड़वा बच्चे एक लैब में जाते और उनके जुड़वा भाई बहन दूसरी लैब में। इस तरह बेंजामिन और फ्रांसिस भी अलग अलग हो चले थे। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी बच्चों ने लैब का गेट बंद करके वहाँ के लाइट्स बंद कर दिए ताकि फ्रांसिस को तड़पता हुआ देख सके, जिससे उनकी नफरत जो बेंजामिन और फ्रांसिस के लिए थी वो कम हो जाएगी। लेकिन उन बच्चों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इससे कितना बुरा हो सकता है। बेंजामिन को जब इसके बारे में पता चलता है ना तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे के बाहर बेंजामिन फ्रांसिस के लिए रो रहा होता है और अंदर फ्रांसिस जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। लेकिन किसी भी बच्चे को उस पर तरस नहीं आया, बल्कि वो सब तो फ्रांसिस की ऐसी हालत देखकर मजे ले रहे थे। जलन ने उन सभी की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि वो फ्रांसिस की तकलीफ को समझ नहीं पा रहे थे और आखिरकार मौत हो गई बेचारे की। बाकियों के जलन ने एक मासूम से बच्चे की जान ले ली और बेंजामिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। और दीपिका बेंजामिन और फ्रांसिस को अपने बेटे की तरह मानती थी और वो भी उसको प्रिंसिपल के बजाय माँ कहकर बुलाया करते थे। दोनों को भी इस हादसे से सदमा लग जाता है और ये हादसा बेंजामिन और फ्रांसिस के जन्मदिन पर हुआ था। तो दीपिका अपने पति से कहती है हमें पुलिस को इसके बारे में बताना होगा, पर उसका पति साफ मना कर देता है कि देखो इससे हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं, वैसे भी हमने दोनों को रहने का घर दिया, फ्री में पढ़ाया और क्या कर सकते थे हम। ये बातें चुपके से बेंजामिन सुन लेता है। एक तो भाई को खोने का सदमा था, ऊपर से ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई और हमेशा हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़कर चला गया। तब से दीपिका ने बेंजामिन को दोबारा कभी नहीं देखा। शुभांकर और मीरा भी उसी क्लास में पढ़ा करते थे और वो भी फ्रांसिस के मरने के समय उसी लैब में मौजूद थे। तभी उनके भाई बहन ने बेंजामिन पर शक जाहिर किया कि यही नकाबपोश हो सकता है। अब अरविंद दीपिका से उन सभी क्लासमेट्स की डिटेल्स मांगता है जो बेंजामिन के साथ पढ़ते थे। सभी की डिटेल्स से अरविंद को एक बात तो पता चल जाती है कि जितनी भी लाशें मिली है उनके मिलने की डेट और इन स्टूडेंट्स का बर्थडे मैच कर रहा है। फ्रांसिस को भी उसके बर्थडे पर ही मारा गया था। इसका मतलब साफ है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी बेंजामिन के क्लासमेट्स थे जिन्होंने फ्रांसिस को लैब में बंद करके मार दिया था। और बेंजामिन एक एक करके सारे क्लासमेट्स को मार रहा है ताकि अपने भाई को खोने का दर्द जो उसने महसूस किया वो दर्द उन स्टूडेंट्स के भाई बहन भी महसूस कर सके। लेकिन अभी भी दो बच्चे बाकी हैं, एक संजना और उसकी बहन अंजना। अंजना फ्रांसिस के साथ लैब में थी उस समय और संजना बेंजामिन के साथ दूसरे लैब में। इसका मतलब बेंजामिन अंजना को संजना के हाथों मरवाएगा। और उसके बाद धीरन और धीरज नाम के दो और जुड़वा भाई हैं, जिनमें से धीरन फ्रांसिस के साथ लैब में था और धीरज बेंजामिन के साथ। मतलब अब धीरन मरेगा धीरज के हाथों। इसीलिए अरविंद सबसे पहले संजना के घर आता है, उसे सारी बात बताकर उसे और अंजना को मनोहर के घर छुपा देता है ताकि बेंजामिन उन तक पहुंच न पाए। और तब तक वो धीरन और धीरज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो उसको नहीं मिलती है तो धीरन की जली हुई लाश, यानी कि बेंजामिन ने इसको भी जला दिया। अरविंद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता ये देखने के बाद। उसको अफसोस भी होता है कि मैं धीरन को बचा नहीं पाया। अब इससे पहले बेंजामिन अंजना तक पहुंचे अरविंद को कुछ करना होगा। तभी दोस्तों कुमार को भी होश आ जाता है, वही ऑफिसर जो पहले बेंजामिन के केस पे लगा हुआ था। कुमार अरविंद को अपने पास बुलाकर बताता है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी उसी नकाबपोश ने करवाया था। अब तुम उसका केस सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें भी मारने की वो कोशिश करेगा। ये सुनकर अरविंद थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन वो खुद चाह रहा था कि कम से कम एक बार बेंजामिन का मुझसे सामना हो जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको। तभी दीपिका अरविंद को फोन करके कहती है देखो बेंजामिन के बारे में मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जो कुछ करोगे उसके साथ सिर्फ कानून के हिसाब से करोगे, उस पर हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। हर साल फ्रांसिस के बर्थडे पर मैं उसकी कब्र पर फूल रखने के लिए जाया करती हूँ, तो उससे पहले वहाँ पर फूल रखा होता है जिसे बेंजामिन रख कर जाता था। कल फ्रांसिस का बर्थडे है, बेंजामिन फूल रखने के लिए जरूर आएगा, तो तुम वहाँ जाकर उसको पकड़ सकते हो। दोस्तों ये चीज काफी थी बेंजामिन को पकड़ने के लिए, इसलिए अरविंद रातों रात कब्रिस्तान पहुँच जाता है और छुप जाता है बेंजामिन के इंतजार में। तब वहाँ बेंजामिन आता है फूल रखने के लिए और यहाँ हम बेंजामिन को पहली बार चेहरा देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मनोहर है। दोस्तों जी हाँ, मनोहर, जिसके घर अंजना और संजना को अरविंद ने छुपा दिया था, वही बेंजामिन निकला। बताओ, अरविंद तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अरविंद पर ही हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अरविंद जाता है तुरंत मनोहर के घर, जहाँ संजना और अंजना को बंदी बना के रखा होता है। अब अरविंद कुछ कर पाता कि पीछे से मनोहर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर लेकर जाता है अंजना को अपने साथ। होश में आने के बाद अरविंद संजना को लिए अंजना को ढूंढने निकल पड़ता है और तब एक बंद पड़े मॉल के पास उसको बेंजामिन की गाड़ी दिखाई देती है। अरविंद जब मॉल में आता है ना, तो वहाँ मनोहर आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। इसी बीच संजना अंजना को ढूंढने में लगी होती है और तभी मनोहर वहाँ लिफ्ट में सवार होकर नीचे के फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है ताकि संजना को शूट करके मार दे। लेकिन अरविंद अपनी गन संजना को देते हुए कहता है लिफ्ट से मनोहर नीचे आ रहा है, लिफ्ट खुलते उसको शूट कर देना। संजना घबराई हुई थी, तो वो डर के मारे जैसे दरवाजा खोलती है बिना सोचे समझे गोली चला देती है, जहाँ सामने मनोहर नहीं बल्कि अंजना थी। दोस्तों यानी संजना ने अपनी ही बहन को शूट कर दिया। ये देखकर बेचारी को सदमा लग जाता है और तभी वहाँ पे आता है कुमार। वो अरविंद से कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे पता है कि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ओह माय गॉड दोस्तों, ये क्या हो गया? ये सुनकर अरविंद हैरान रह जाता है। कुमार कहता है कि जब बेंजामिन ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था
उस समय वो मुझे मारना नहीं चाहता था। मेरी बुरी हालत देखकर उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहाँ से चला गया। उस टाइम मैंने उसकी गाड़ी में एक तरह का लाइटर देखा था, और जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बेंजामिन से सावधानी बरतने के लिए बुलाया था, तो उस समय वही सेम लाइटर मैंने तुम्हारे पास देखा था, जिससे मुझे तुम पर डाउट हो गया और मैंने तुम्हारा पास खंगालना शुरू किया और पता चला कि पहले तुम क्रिश्चियन हुआ करते थे, पर बाद में हिंदू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया। तब से तुमने अपना नाम अरविंद रखा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर गया, वहाँ पर बेंजामिन और फ्रांसिस की फोटो देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम ही असली बेंजामिन हो। ये क्या दोस्तों, तब ऐसा लगा कि मनोहर ही बेंजामिन है, और अब तो सारा खेल बदल गया। अरविंद ने जानबूझकर संजना को गोली चलाने के लिए कहा ताकि बाकी जुड़वा की तरह संजना भी अपने हाथों से अपनी बहन को मार दे। संजना उससे प्यार करती थी, पर अब उसको पता चल गया है कि अरविंद कितना बड़ा शैतान इंसान है। यहाँ तो दोस्तों मूवी का मेन लीड ही मेन विलन निकला। कमाल है। अब अरविंद से इंटेरोगेशन की जाती है। तब अरविंद कहता है कि मनोहर की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको बेंजामिन बनने को कहा था और ना करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं अपने सारे अपराध कबूल करता हूँ। बेंजामिन यानी कि अरविंद ने अपने सारे क्लासमेट्स को मार दिया था जो फ्रांसिस की मौत के जिम्मेदार थे उस समय, इसलिए कोर्ट अरविंद को सजाए मौत सुना देती है। और जैसे कार्रवाई पूरी होती है, कुमार से एक बंदा जल्दी जल्दी में टकरा जाता है। कुमार उसको देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने बैंक में चोरी किया था, फिर तुम बाहर कैसे आए, किसने छोड़ा तुम्हें? तो वो बंदा कहता है कि नहीं सर, वो तो मेरा भाई धीरन था जिसे आप लोगों ने जेल में बंद करके रखा हुआ था, मैं तो धीरज हूँ, उसका जुड़वा भाई। ये सुनकर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि फिर जिसको बेंजामिन ने धीरन बताकर मारा वो कौन था? और कुमार जैसे जेल में आता है उसे अरविंद दिखाई देता है, जिसने मार कर धीरन की जान ले ली थी पहले दोस्तों मतलब। और अब यहाँ अरविंद अपना असली प्लान बताता है कि जिस लाइटर को तुमने देखा था, मैं जानबूझकर वो तुम्हें दिखाना चाहता था ताकि तुम मुझ पर शक करो, मेरी सच्चाई जानकर मुझे जेल में डालो, क्योंकि मेरा आखिरी शिकार धीरन जेल में ही मौजूद था और मुझे हर क्लासमेट्स के बारे में पता नहीं था। पर जब दीपिका ने मुझे सारे क्लासमेट्स की डिटेल्स दी तो मुझे पता चला कि धीरन तो वही इंसान है जिसको मैंने जेल में डाला हुआ है, और मैं पुलिस वाला होकर जेल में तो नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने एक लावारिस लाश को धीरन बताकर उसे जला दिया। फ्रांसिस को होने के बाद से मैंने मन बना लिया था कि जब तक सभी को मार नहीं देता मैं शांत नहीं बैठूंगा, इसीलिए मैंने पुलिस की पढ़ाई की ताकि खुद के किए हुए अपराधों का केस खुद ही सॉल्व करो, इस पे कोई शक न करे। मैंने जानबूझकर शुभंकर को बाद में मारा ताकि सर्जरी प्लेट से कोई उसे पहचान न ले, और मुझे पता था कि तुम लोग ये केस सॉल्व नहीं कर पाओगे और मुझे केस सॉल्व करने को मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, मैंने सारे लोगों को मार दिया जिसने मुझे मेरे भाई से दूर किया था, उन सभी को। इतना कहने के बाद अरविंद ढेर सारी नीम की गोली खाकर अपनी जान दे देता है ताकि मरने के बाद वो अपने भाई से मिल सके। और मरने से पहले उसने डॉक्टर्स को बता दिया था कि उसका दिल परफेक्ट डोनर है मनोहर के दिल के लिए, तो उसके मरने के बाद उसका दिल मनोहर को दे दिया जाए ताकि वो अपने बेटे के साथ सारी जिंदगी गुजार सके, उसे वो तकलीफ न हो जो अरविंद ने अपने भाई को खोकर महसूस की। और दिल लगने से मनोहर ठीक हो जाता है और अब वो हमेशा हमेशा अपने बेटे के साथ फ्रांसिस और बेंजामिन की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है और उनके लिए प्रार्थना भी करता है। बेंजामिन की कब्र फ्रांसिस के बाजू में बनाई गई थी। साथ ही बेंजामिन ने दीपिका को भी एक लेटर भेज के रखा हुआ था जिसमें माँ लिखा होता है, क्योंकि दीपिका उसकी जिंदगी में माँ बनकर आई थी, जिस चीज से बहुत ज्यादा फूट कर रोने भी लग जाती है। क्योंकि ट्विस्ट तो बहुत थे दोस्तों मूवी में, लेकिन उतनी इमोशनल भी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।